Dear friends, a very good afternoon. Myself डॉक्टर शमीमुल हसन, मैं एक डेंटिस्ट हूँ और मेरी स्पेशलाइजेशन ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी फील्ड में है. प्रेजेंटली आई एम वर्किंग एज अ प्रोफेसर एट फैकल्टी ऑफ डेंटिस्ट्री, जामिया मिलिया इस्लामिया, न्यू दिल्ली. फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग गुड ओरल हाइजीन और कैसे हम एक अच्छी ओरल हाइजीन मेंटेन करके शरीर की बाकी बीमारियों से बच सकते हैं या उनको प्रिवेंट कर सकते हैं. सो अकॉर्डिंग टू सर विलियम ऑस्लर, माउथ इज द मिरर ऑफ सिस्टमिक डिजीजेस. और बहुत सारी सिस्टमिक डिजीजेस या शरीर की बीमारियों के फीचर्स हमें ओरल कैविटी में देखने को मिल सकते हैं. इसीलिए किसी भी ओरल फिजिशियन या डेंटिस्ट के लिए एक थॉरो मेडिकल हिस्ट्री और केयरफुल एग्जामिनेशन ओरल कैविटी का करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओरल कैविटी में या माउथ में हमें कई ऐसे लक्षण मिल सकते हैं या कई ऐसे लीजन्स मिल सकते हैं जो हमें इंडिकेट करते हैं कि या तो हम में कोई प्री एग्जिस्टिंग सिस्टमिक डिजीज है या हम फ्यूचर सिस्टमिक डिजीज के हाई रिस्क पे हैं. सो इस डिस्कशन में सबसे इंपॉर्टेंट हमें दो टर्मिनोलॉजीज को जानना है, जिसे हम जिंजिवाइटिस या गम का इन्फेक्शन कहते हैं और पेरिडोंटाइटिस, जो दांत को या टूथ को सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं. जब उनमें डिस्ट्रक्शन या इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो हम उन्हें पेरिडोंटाइटिस कहते हैं. जिंजिवाइटिस के बेसिक फीचर्स हैं मसूड़ों से खून आना, मसूड़ों पे स्टेन्स पड़ना या दांत पे स्टेन्स पड़ना और बेड ब्रेथ होना. उसी तरह से पेरिडोंटाइटिस के कुछ लक्षण हैं, जैसे मसूड़ों का नीचे अपने लेवल से नीचे जाना, दांतों में का हिलना शुरू हो जाना या टूथ मोबिलिटी होना, और दांत और मसूड़े के बीच में गैप हो जाना, जिसे हम पेरिडोंटल पॉकेट भी कहते हैं. सो ये सारी कंडीशंस, जिंजिवाइटिस और पेरिडोंटाइटिस, अगर ये एडवांस हो जाती हैं या इनकी सिवियरिटी हो जाती है तो काफ़ी चांसेस हैं कि इनसे सिस्टमिक डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं. हमने देखा होगा कि अगर हम ब्रश इम्प्रॉपर करें या अगर हम ब्रश एक दो दिन करना छोड़ दें तो एक येलो कलर की फिल्म बन जाती है हमारे दांतों और मसूड़ों पे. उसे हम प्लाक कहते हैं या डेंटल प्लाक कहते हैं. ये बेसिकली एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रो बैक्टीरियाज की कॉलोनी हो जाती है, और स्टडीज में देखा गया है कि एक सिंगल टूथ पे अप्रॉक्सीमेटली 100 मिलियन बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकते हैं. सोचिए कितना डेंजरस है अगर हम प्रॉपर ब्रशिंग मेंटेन ना करें. और जो एसिड या कार्बोहाइड्रेट युक्त खाने होते हैं, जैसे स्टिकी फूड या शुगरी फूड, वो जब इस प्लाक से कंबाइन करते हैं तो इसके अंदर जो बैक्टीरिया होता है, ये जो टूथ की इनामल होता है, जो हार्डेस्ट स्ट्रक्चर होता है दांत का, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे कैविटीज हो जाती हैं, या जिसमें जिसे लैंग्वेज में, कॉमन लैंग्वेज में हम दांत में कीड़ा लगना कहते हैं. सो जब ये प्लाक जब मिनरलाइज हो जाता है, जब ये सख्त हो जाता है, जिसको हम टार्टर कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं कैलकुलस साइंटिफिक लैंग्वेज में. इसीलिए दांत की ब्रशिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. सो अब हम बात करते हैं ओरल कैविटी में और बाकी सिस्टमिक डिसऑर्डर्स में क्या लिंक है. सबसे इंपॉर्टेंट है डायबिटीज मेलाइटिस, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स जैसे हाइपरटेंशन, एथेरोस्क्लेरोसिस, स्ट्रोक, प्रेगनेंसी में ओरल चेंजेस, आयरन और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, विटामिन डेफिशिएंसी में काफ़ी ओरल चेंजेस होते हैं. टीबी, जो हमारे इंडिया जैसे डेवलपिंग नेशन में बहुत कॉमन है, उसमें काफ़ी ओरल फीचर्स हो सकते हैं. और कैसे हम इनको प्रिवेंट करेंगे, इसके बारे में हम बात करते हैं. डायबिटीज़ मेलाइटिस, जैसा हम जानते हैं, ये एक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड मेटाबॉलिज्म का डिसऑर्डर है, जिसमें बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म अपसेट हो जाता है या उसमें ऑल्टरेशन हो जाती है, जिसकी वजह से बॉडी को ब्लड शुगर कंट्रोल करने में
प्रॉब्लम होती है। नॉर्मल ब्लड शुगर अगर हम खाने से पहले देखें, जिसे हम फास्टिंग ब्लड शुगर कहते हैं, तो वो 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए, और खाने के बाद 2 घंटे बाद, जिसे हम पोस्ट पेरांडियल ब्लड शुगर कहते हैं, वो 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होनी चाहिए। सो क्या होता है कि जब ओरल कैविटी में हम, जैसे मैंने बताया कि बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म अपसेट हो जाता है और ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं हो पाती है, उसके काफ़ी इंडिकेशंस ओरल कैविटी में भी देखे जा सकते हैं, जैसे जिंजिवाइटिस और पेरिडोंटाइटिस बहुत कॉमन है डायबिटिक पेशेंट्स में होना, मसूड़ों से ब्लीडिंग होना, कोई सख्त चीज़ एप्पल खाने पे सडनली ब्लीड करते हैं गम्स, दांत की मोबिलिटी शुरू हो जाना, दांत का हिलना शुरू हो जाना, मसूड़ों की अपनी जगह से, अपनी पोजीशन से जगह छोड़ना, जिसे जिंजाइवल रिसेशन कहते हैं, दांत और मसूड़े के बीच में गैप होना, जिसे पेरिडोंटल पॉकेट कहते हैं। इसके साथ ही जैसे नॉर्मल पेशेंट में हम देखते हैं कि अगर डायबिटिक पेशेंट है तो उसमें किस जख्म का भरना डिले हो जाता है, वैसे ही ओरल कैविटी में अगर कोई जख्म है या कोई वूंड है तो उसको हील होने में ज़्यादा, नॉर्मल से ज़्यादा समय लगता है। बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शंस की इंक्रीज इंसिडेंस हो जाती है, जैसे कैंडिडियासिस, और हम देखते हैं कि जो पेशेंट्स डेंचर, प्रोलॉन्ग डेंचर यूज़ करते हैं, उनकी तालू और मसूड़ों पे एक इरिथमा बन जाता है, जिसको हम डेंचर स्टोमेटाइटिस कहते हैं। इसके अलावा डायबिटीज़ मेलाइटिस में जो ज़बान पे, टंग पे पैपिला होती हैं, जिससे हमें टेस्ट सेंसेशंस, खट्टा, मीठा, कड़वा, ये सेंसेशंस का पता लगता है, वो भी डीपैपिलेट हो जाती हैं, यानी कि जो टंग की पैपिला हैं वो भी कम हो जाती हैं नंबर में, जिसकी वजह से टेस्ट ऑल्ट्रेशंस हो सकते हैं और ओरल कैविटी में जलन या बर्निंग सेंसेशंस भी हो सकती हैं। इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं कि हम स्टिकी फूड, कार्बोहाइड्रेट रिच फूड या शुगरी फूड मिनिमाइज करें, वाटर इनटेक अपना बहुत बढ़ाएं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करें, योगा, एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस को कॉम्बैट करने की। उसके अलावा जो ब्लड शुगर और उसकी दवाइयाँ हैं वो तो चलनी ही है, इंसुलिन चलनी ही है। साथ में अब हम बात करते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स, प्राइमरीली एथेरोस्क्लेरोसिस, हाइपरटेंशन और एंडोकार्डाइटिस की। क्या होता है कि जो प्लाक में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जब ये ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं तो ये हार्ट की वेसल्स पे जाके ब्लड क्लॉट्स बना देते हैं, जिससे खून का दौरान कम हो जाता है, ब्लड फ्लो कम हो जाती है, और इसको एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। साथ ही जब ये हार्ट वॉल्स की लाइनिंग, जो अंदर की लाइनिंग होती है, इस पे जब बैक्टीरियल ओवरग्रोथ स्टार्ट हो जाती है तो उसको एंडोकार्डाइटिस कहते हैं। इसीलिए किसी भी डेंटल प्रोसीजर से पहले अगर पेशेंट हिस्ट्री दे रहा है एंडोकार्डाइटिस की, तो हम एंटीबायोटिक प्रोफाइलिक्सिस 3 से 5 दिन पहले चलाते हैं, उसके बाद ही कोई इन्वेसिव प्रोसीजर करते हैं। हाइपरटेंशन, जो ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है 120/80 मिलीग्राम mm ऑफ मर्करी, सो अगर इससे ज़्यादा होता है सिस्टोलिक या डायस्टोलिक, तो हम इसको कहते हैं कि पेशेंट को हाई ब्लड प्रेशर है। इसकी कॉमन ओरल मैनिफेस्टेशंस हो सकती हैं कि मसूड़ों से खून आना, स्पॉन्टेनियस जिंजाइवल ब्लीडिंग, बैड ब्रेथ होना, मसूड़ों का सूजना या उनका एनलार्जमेंट होना। ये बेसिकली एक साइड इफेक्ट है जो हाइपरटेंशन के लिए दवाई दी जाती हैं, स्पेशली कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, उसका ये साइड इफेक्ट हो सकता है। साथ में सलाइवा का प्रोडक्शन कम हो जाता है, जिससे टेस्ट ऑल्टरेशन स्टार्ट हो जाती हैं, और कई पेशेंट्स में हमने ये देखा है कि फेशियल नर्व पैरालिसिस भी हो सकती है, जिसकी वजह से ओरल कैविटी में, टंग मसल्स में पैरालिसिस भी देखने को मिल सकती है हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में। इसीलिए हम देखते हैं कि अगर कोई हाइपरटेंसिव पेशेंट है और या मिडिल एज पेशेंट है, तो डेंटल प्रोसीजर से पहले एक सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर रूटीनली हम एज अ डेंटल प्रैक्टिशनर करते हैं। अब बात करते हैं हम प्रेगनेंसी में ओरल चेंजेस के बारे में। प्रेगनेंसी में काफ़ी ओरल चेंजेस हो सकते हैं, और पेरिडोंटाइटिस और लो बर्थ वेट बेबीज़ और प्रीमेच्योर बेबीज़ का एक लिंक इस्टेब्लिश हो चुका है कि अगर पेशेंट्स फीमेल्स में, प्रेग्नेंट फीमेल्स में पेरिडोंटाइटिस है, तो बहुत सारे चांसेस हैं कि
या तो प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाएगी या बच्चे का वेट कम होगा, लो बर्थ वेट, बॉडी वेट बच्चे का होगा। इसके साथ ही मिड फेशियल रीजन पे यहाँ पे एक पिगमेंटेशन हो जाती है जिसको हम मेलास्मा कहते हैं, और ये मोस्टली 70 to 80% फीमेल पेशेंट्स में देखने को मिलती है। जिंजाइवल ओवरग्रोथ या जिंजाइवल एनलार्जमेंट देखने को मिल सकता है, यूजुअली 6 to 7 मंथ्स पे ज़्यादा प्रोमिनेंट है, और इसको पायोजेनिक ग्रैनुलोमा भी कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में। इसके अलावा दांत की मोबिलिटी होना, दांत का हिलना स्टार्ट होना और बेड ब्रेथ होना कॉमन फीचर्स हैं प्रेगनेंसी में। जब अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल का हमें ट्रीटमेंट करना होता है तो हम रेडियोग्राफ या एक्सरेज थोड़ा अवॉइड करते हैं, बिकॉज एक्सरेज की हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं ग्रोइंग बेबी पे या फीटस पे। साथ ही हम फर्स्ट और थर्ड ट्राइमेस्टर में, प्रेगनेंसी के ट्राइमेस्टर में डेंटल प्रोसीजर्स थोड़ा अवॉइड, इलेक्टिव डेंटल प्रोसीजर्स अवॉइड करते हैं। साथ में काफ़ी एनाल्जेसिक्स या एंटीबायोटिक्स हैं जो हम प्रेगनेंसी में अवॉइड करते हैं। अब हम बात करते हैं टीबी की और उसके ओरल मैनिफेस्टेशंस की। सो टीबी, जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया जैसे डेवलपिंग नेशन में बहुत कॉमनली सीन है, और उसके बाकी मैनिफेस्टेशन से हमें पता है कि इसकी और शरीर में क्या मैनिफेस्टेशन हो सकती हैं। 2 महीने से ज़्यादा का कॉफ विद ब्लड, वेट लॉस होना, भूख कम लगना, इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर, बुखार, शाम को बुखार होना, ये सारे फीचर्स हैं टीबी के। बट ओरल कैविटी में भी टीबी के फीचर्स हो सकते हैं। यस, ओरल अल्सर्स हो सकते हैं जिनकी एजेस अंडरमाइंड हैं। ये यूजुअली सिंगल अल्सर्स हो सकते हैं, बट कई केसेस में ये मल्टीपल अल्सर्स भी देखने को मिल सकते हैं। और जब हम इनका स्प्यूटम टेस्ट करते हैं तो ये AFB, एसिड फास्ट बेसिलाई, पॉजिटिव होते हैं, यानी कि, और जब हम इनका चेस्ट एक्सरे लेते हैं तो उसमें कंसोलिडेशंस होती हैं जो प्राइमरी फीचर्स हैं टीबी के। इसके अलावा आयरन डेफिशिएंसी और विटामिन डेफिशिएंसी में भी ओरल फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। पेल हो जाना बहुत कॉमन है, बर्निंग सेंसेशंस और टेस्ट ऑल्टरेशंस होना इज वेरी कॉमन फीचर ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमियाज। इसके अलावा जिंजाइवल ब्लीडिंग, अल्सरेशंस ओरल कैविटी में होना, ये सारी कॉमन फीचर्स हैं आयरन और विटामिन डेफिशिएंसी के। स्किन की काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, स्पेशली लाइकन प्लैनस, पेम्फिगस, सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस, जो ओरल कैविटी में मैनिफेस्ट कर सकती हैं। यूजुअली ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हो सकती हैं जिसमें हमें बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म ऑल्टर हो जाती है, जिसकी वजह से काफ़ी फीचर्स हमें ओरल कैविटी में देखने को मिल सकते हैं। सो हम ऐसी डिसऑर्डर से, सिस्टमिक डिसऑर्डर से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? हम एक अच्छी ओरल हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं by proper brushing, at least 2 times a brush daily with fluoridated toothpaste. इंटरडेंटल फ्लॉस हम यूज़ कर सकते हैं, जो दांत के बीच में अगर हमें खाना फंसता है तो हम इंटरडेंटल फ्लॉसिंग से उसको निकाल सकते हैं। साथ ही एंटी बैक्टीरियल या एंटी माइक्रोबियल माउथ वॉश से हम ओरल कैविटी को रिंस कर सकते हैं। इसके अलावा माइक्रोबियल या एंटी बैक्टीरियल माउथ रिंसेस हम यूज़ कर सकते हैं। स्टिकी कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, स्पेशली चॉकलेट्स का मिनिमाइज करना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। फ्रीक्वेंट वाटर इनटेक इज़ इम्पॉर्टेंट। इसके साथ ही स्मोकिंग, एल्कोहल, टी, कॉफ़ी, ये हम मिनिमाइज कर सकते हैं अच्छी ओरल हाइजीन मेंटेन करने के लिए। एंड एट लास्ट, एटलीस्ट 6 मंथ्स में डेंटल कंसल्टेशन और एक ओरल प्रोफिलैक्सिस is very important to maintain oral hygiene. So that's all I want to conclude now, and I would be happy to answer any queries. Thank you very much.